हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए बेटा, अभी हमने जेनेटिक्स में पढ़ा था कि मेंडल्स के लॉ हमने पढ़ लिए थे, क्या क्या उसमें क्रॉस होता है। हम टेस्ट क्रॉस पढ़ चुके थे, बैक क्रॉस पढ़ चुके थे, आउट क्रॉस पढ़ चुके थे और हम जान चुके थे कि टेस्ट क्रॉस से हम जाइगोसिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा टॉपिक उठाते हैं जिसमें कि हमें पढ़ने वाला है कि बेटा मेंडल्स ने इतना सब एक्सपेरिमेंट किया, इतना डाटा निकाला, लेकिन फिर भी उसको रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया। उसको वो वर्क का रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया जिसने उसको इतना ज़्यादा अब फादर ऑफ जेनेटिक्स को हमने अब बोलते हैं हम उसे, लेकिन उस टाइम पर जिस टाइम पर वो था उस टाइम पर उसको वो रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया। तो क्या क्या रीजंस रहे बेटा कि वो उसको रिकॉग्निशन इतना नहीं मिल पाया। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट आर द रीजंस फॉर नॉट रिकॉग्नाइजिंग द मेंडल्स वर्क। तो दीज आर द फॉलोइंग रीजंस व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंडल्स वर्क नॉट रिकॉग्नाइज एट दैट टाइम। और वो रीजंस क्या क्या थे, तो देखिए सबसे पहला रीजंस क्या था, मेंडल वाज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड साइंटिस्ट। इसका मतलब क्या है बेटा कि मेंडल अपने आप में कोई एक नाउन या रिकॉग्नाइज्ड साइंटिस्ट नहीं था, ही वाज जस्ट अ टीचर, क्लियर। और उन्होंने इतना रिनाउंड साइंटिस्ट, रिकॉग्नाइज्ड साइंटिस्ट नहीं थे। और अगर कोई भी इंसान जो उस फील्ड में स्पेसिफाई नहीं है, जो उस फील्ड में स्पेशलाइज्ड नहीं है और वो इतनी बड़ी डिस्कवरी करे, तो आपको वो बात बचेगी नहीं, वो बात आपको डाइजेस्ट नहीं होगी कि अगर ये उस फील्ड में इतना स्पेशलाइज्ड नहीं है फिर भी इन्होंने इतनी बड़ी डिस्कवरी कर दी, तो कहीं ना कहीं ये कुछ गलत भी बोल सकते हैं। तो वही उस टाइम था, क्योंकि मेंडल वाज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड और द रिनाउंड साइंटिस्ट, सो इतनी बड़ी डिस्कवरी को वहां के लोग, उस टाइम के साइंटिस्ट क्या डाइजेस्ट नहीं कर पाए। तो पहला रीजन ये था। दूसरा रीजन देखते हैं बेटा कि हिज वर्क वाज पब्लिश्ड इन अ लोकल जर्नल। व्हाट इट मींस, अगर आपने कोई भी अपना एक डिस्कवरी की है, अगर आपने कोई भी चीज को पता लगाया है और आप उसको सब लोगों को बताना चाहते हैं, तो बेटा आप किस चीज में, आपने कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो आप न्यूज़पेपर में अगर देंगे तो आप किस न्यूज़पेपर में देंगे बेटा, आप उस न्यूज़पेपर में देंगे जिसका डिस्ट्रीब्यूशन काफी वाइड हो, जो वाइडली स्प्रेड करे। अब तो इंटरनेट आ चुका है, लेकिन उस टाइम पर तो इंटरनेट नहीं था, तो इसीलिए कुछ जो हमारे साइंस में कुछ बुकलेट्स या साइंस में वो न्यूज़पेपर जो प्रेजेंट होते हैं जिसमें हमको अपनी चीजें पब्लिश करनी पड़ती हैं बेटा, तो वो सब चीजें किसमें थी, जर्नल में थी, क्लियर। तो इन्होंने अपना जो वर्क पब्लिश किया बेटा वो एक लोकल जर्नल में पब्लिश किया, इसको ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाया, ज्यादा लोग इसको नहीं समझ पाए। तो एक रीजन ये भी था कि आज तो गूगल पे आपने कुछ भी नहीं, इंटरनेट पर डाल दिया, गूगल आप सर्च कर लिया, सब पता चल गया, लेकिन उस टाइम पर ये फैसिलिटीज नहीं थी। तो इसीलिए इनका जो वर्क था एक तो लोकल जर्नल में था, और दूसरी चीज जो इन्होंने अपना वर्क पब्लिश किया था वो किस में किया था, लोकल लैंग्वेज में किया था। तो आज भी अगर आपको किसी चीज को पब्लिश करना है, किसी चीज को बताना है, तो आपको पता है कि इंग्लिश आज एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ठीक है ना, और उसमें हमको वो पब्लिश करना होता है। तो लेकिन इन्होंने अपना वर्क किसमें पब्लिश किया था, लोकल लैंग्वेज में। और लोकल लैंग्वेज में पब्लिश करने का डिसएडवांटेज ये होता है कि काफी लिमिटेड लोग उस चीज को जान सकते हैं, क्लियर। जैसे अगर हम अपनी बात करें, अगर हमने हिंदी में कुछ छापा है तो वही लोग उस चीज को समझ सकते हैं जो हिंदी को जानते हैं। इंग्लिश को काफी लोग जानते हैं, इसी वजह से इंग्लिश को हर चीज हमको इंग्लिश में पब्लिश करनी पड़ती है, बतानी पड़ती है, जिससे कि वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज हो चुकी है, क्लियर। तो सेकेंड रीजन इनके रिकॉग्निशन का ये नहीं था। दूसरा मेन उस टाइम पर सबसे बड़ा दिक्कत जो थी ये थी, क्योंकि उस टाइम पर बायोलॉजी को एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के बेसिस पर माना जाता था, और बायोलॉजिकल कोर बॉटनी और जूलॉजी से रिलेटेड थी। कोई भी अगर उस टाइम पर डिस्कवरी कर रहा था तो बेटा उसमें कहीं भी कोई डाटा, कहीं भी कोई एक्सपेरिमेंट की ज्यादा जरूरत नहीं थी। वो
अगर एक्सपेरिमेंट होते भी थे तो बेटा वो बॉटनी और जूलॉजी के टाइम के लिए सिर्फ कोर बॉटनी कोर जूलॉजी पर होते थे। लेकिन ये सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैथमेटिक्स को क्या किया, बायोलॉजिकल डाटा के साथ में यूज किया, और यही चीज डाइजेस्ट नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि आज भी मैथमेटिक्स और बायोलॉजी साइंस की फील्ड के दो कॉन्ट्रास्ट हैं। कुछ लोग मैथ लेते हैं, कुछ लोग बायोलॉजी लेते हैं, और इन्होंने क्या किया कि मैथ के डाटा को बायोलॉजी में जाकर फिक्स कर दिया। आज अलग बात है कि बिना किसी भी बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में, बिना मैथमेटिक्स के वो एक्सपेरिमेंट ऑथेंटिक नहीं माना जाता। उसको हम कहते हैं स्टैट्स, मीन, मीडियन, पाई, क्लियर। उसके अलावा सिग्निफिकेंट वैल्यू निकाली जाती है, वो सब मैथ का पार्ट है और वो जरूरी है। तो सबसे पहले इन्होंने मैथमेटिक्स को बायोलॉजिकल डाटा के साथ में यूज किया था। इसी की वजह से उनके वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, नहीं डाइजेस्ट माना गया, क्योंकि ये सब बातें उस टाइम पर इजीली डाइजेस्टेबल, इजीली एक्सेप्टेबल नहीं थी। क्लियर। और लास्ट रीजन, जो मेन रीजन था, वो थे हमारे डार्विन, चार्ल्स डार्विन। क्योंकि ये सेम टाइम पर जब मेंडल्स अपनी डिस्कवरी कर रहे थे, उसी टाइम पर ये भी थे, और ही वाज अ नेचुरलिस्ट। एवोल्यूशन में हम इनका नाम पढ़ेंगे, 10th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा डार्विन के बारे में, तो जिन्होंने थ्योरी दी थी नेचुरल सिलेक्शन की। लेकिन उस टाइम पर ये सर चार्ल्स डार्विन थे। क्लियर। ये काफी ज्यादा अपने आप को, या ये काफी रिनाउंड और रिकॉग्नाइज्ड साइंटिस्ट माने जाते थे, और उसी टाइम पर इन्होंने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस। क्लियर। जो कि अलग रीजन बताती मेंडल्स के वर्क से। ये थ्योरी के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी जेनेटिक फैक्टर्स और वो सब चीजें नेग्लेक्टेड थी, और उस टाइम पर इनकी थ्योरी को सही माना गया था, और मेंडल्स के वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। बेटा याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये माना गया था कि इन्होंने जो दिया है, क्यों अब बताया ना, देखो बेटा ये खुद रिकॉग्नाइज साइंटिस्ट नहीं थे, तो रिनाउंड साइंटिस्ट नहीं थे, तो इनकी बात करके तो वैसे विश्वास नहीं हो रहा। ऊपर से उसी सेम टाइम पर उसी से मिलता जुलता कुछ इन्होंने अलग थ्योरी दे दी, और ये उस टाइम पर चार्ल्स डार्विन थे। इनकी बातों को सब कोई मान रहा था। नेचुरल सिलेक्शन एक वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी थी, और प्लांट में इन्होंने काम भी किया था। तो इसी वजह से इस थ्योरी को ज्यादा वेटेज दिया गया, और मेंडल्स के वर्क को उस टाइम पर रिकॉग्नाइज नहीं किया। क्लियर। जिसकी वजह से 1884 में मेंडल्स की डेथ हो गई थी, और उन्होंने 1956 से लेकर 1963 तक जो एक्सपेरिमेंटल वर्क किया, जो डाटा निकला। अब क्या हुआ, 1900 में बेटा अलग साइंटिस्टों के द्वारा 3 इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल्स के वर्क को रीडिस्कवर किया। तो देखिए बेटा कौन कौन है, तो हम समझते हैं रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। तो 1900 में 3 बॉटनिस्ट थे, 3 बॉटनिस्ट जिन्होंने मेंडल्स के काम को रीडिस्कवर किया था, और ये तीनों ही इंडिविजुअल ही रीडिस्कवर कर रहे थे। इन तीनों का कोलैबोरेशन नहीं था, याद रखिएगा। तो इन्होंने मेंडल्स के वर्क को इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किया। वो कौन कौन से थे बेटा, ह्यूगोडीबेरीज, ये नाम हम और सुनाएंगे जब हम म्यूटेशन पढ़ेंगे, क्योंकि म्यूटेशन थ्योरी इन्होंने ही दी थी। ह्यूगोडीबेरीज कहाँ के थे, डच बॉटनिस्ट थे। क्लियर। कार्ल कोरेंस, जर्मन बॉटनिस्ट कार्ल कोरेंस, याद रखिएगा। ये कार्ल कोरेंस ने लॉ ऑफ डोमिनेंस को ढूंढकर और उसको क्रिटिसाइज करने के लिए इंडिपेंडेंट इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो दिया था, वो कार्ल कोरेंस नहीं दिया था, याद रखिएगा। अब ये पढ़ने वाले हैं। तो कार्ल कोरेंस जर्मन बॉटनिस्ट थे, और एरिक वॉन चर्मक ऑस्ट्रेलियन बॉटनिस्ट थे। ये तीनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल्स के वर्क को रीडिस्कवर किया, और उसके बाद में आफ्टर 16th ईयर ऑफ हिज डेथ, याद रखिएगा, वो उनके मरने के 16 साल के बाद उनको रिकॉग्निशन मिला, और रिकॉग्निशन मिलने के बाद में उनको जाना गया फादर ऑफ जेनेटिक्स। दिस इज ऑल अबाउट द मेंडेलियन जेनेटिक्स। हम पढ़ चुके कि मेंडल्स ने पाइसम सैटाइवम को सेलेक्ट किया, क्या रीजंस थे, उन्होंने क्या क्या लॉ दिए, उस लॉ में हमने कौन कौन से क्रॉस थे, कौन कौन से कैरेक्टर्स पढ़े। क्लियर। वो किस किस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट थे। फिर उसके बाद में हमने टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस, बैक क्रॉस पढ़ा। हम पढ़ चुके कि क्या क्या रीजंस थे, और उसके बाद में रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल। क्लियर। अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा, अब हम जानने वाले हैं कि मेंडल्स के लॉ ऑफ डोमिनेंस को खत्म करने के लिए वो क्या क्या
एग्जाम्पल्स थे, क्या क्या वो फिनोमिना हैं जिन्होंने मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस को क्रिटिसाइज किया। क्लियर, आपके एनसीईआरटी में भी है और इंपॉर्टेंट भी है। क्लियर, तो अब हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, तो देखिए बेटा, अब हम समझते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नाम से समझ में आ रहा है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब क्या है कि हमने जिस तरीके से मेंडल्स में पढ़ा था कि डोमिनेंट और रिसेसिव होता है, उसी तरीके से अब हम बात करेंगे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या था। कि बेटा अगर डोमिनेंस का मतलब क्या था, सबसे पहले कि F1 जनरेशन में वो कैरेक्टर जो पूरी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और दूसरे कैरेक्टर को मास्क कर रहा है, उसे हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहते थे। क्लियर, यहां पर वर्ड आ रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका मतलब क्या है कि F1 जनरेशन कैरेक्टर में जो कैरेक्टर आ रहा होगा वो टुवर्ड्स द डोमिनेंस होगा, लेकिन फुली डोमिनेंट प्रेजेंट नहीं होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और मेंडल्स में क्या होता था, कंप्लीट डोमिनेंस। तो देखिए बेटा, मतलब क्या है कि इन दिस फिनोमिना जो F1 जनरेशन आया था, F1 जनरेशन हैज नाइदर डोमिनेंट एंड नॉर रिसेसिव। ना ही वो पूरी तरीके से डोमिनेंट है और ना ही वो पूरी तरीके से रिसेसिव कैरेक्टर है। मतलब क्या है कि इट हैज अ मिक्स्ड इफेक्ट। मिक्स्ड इफेक्ट का मतलब क्या है कि कुछ डोमिनेंट कैरेक्टर का पार्ट और कुछ रिसेसिव कैरेक्टर का पार्ट आपस में दोनों मिक्स होकर क्या कर रहे हैं बेटा, कि अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्लियर, तो देखिए वही हम कह रहे हैं कि और F1 जनरेशन इज अ मिक्स्ड इफेक्ट। यहीं पर मैंने आपको एक फिनोमिना बताया था जिसका नाम था ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। और मैंने आपसे कहा था कि मेंडल्स में जो भी कैरेक्टर आते हैं वो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करते, लेकिन नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को फॉलो करते हो। देखिए वही हम कह रहे हैं कि दिस फिनोमिना फॉलो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। वही बेटा मैं कह रहा हूं कि दिस फिनोमिना फॉलो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। अब ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, here is a cumulative and additive effect of parental characters। इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि जो भी पेरेंटल कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो दोनों ऐड होंगे या वो दोनों मिक्स्ड होंगे और उनका एक एवरेज कैरेक्टर निकल के आएगा। फॉर एग्जांपल मेंडल्स में हम क्या पढ़ते थे कि एक 6 फीट का प्लांट है और एक 4 फीट का प्लांट है, अगर उन दोनों को क्रॉस कराया तो रिजल्ट क्या आता था, 6 फीट का प्लांट आता था। क्यों, क्योंकि जो 6 फीट का प्लांट है वो फुली डोमिनेंट होता था किसके ऊपर, रिसेसिव कैरेक्टर्स के ऊपर। लेकिन अगर वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉलो करता तो क्या होता, वो 6 फीट का प्लांट क्रॉस कराते हम 4 फीट के प्लांट से, तो वो 6 फीट की तरफ तो जाता, लेकिन वो आंसर ना 6 फीट नहीं होता, वो 5.5 फीट होता, वो 5.25 फीट होता, वो 5 फीट होता। क्लियर, तो एडिटिव और मिक्स्ड इफेक्ट आता दोनों का। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और ये फिनोमिना सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, कार्ल कोरेंस। किसने डिस्कवर किया था बेटा, कार्ल कोरेंस। और कार्ल कोरेंस ये वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मेंडल्स के वर्क की रीडिस्कवरी कराई थी। क्लियर, तो याद रखिए कार्ल कोरेंस वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस को क्या किया था, रीडिस्कवर करा था। अब किसमें किया था, तो 2 प्लांट मौजूद हैं बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है, नीट के एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एनसीईआरटी में ये नाम दे रखा है। तो ही डिस्कवर्ड इन मिराबिलिस जलापा, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, 4 o'clock प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं, 4 o'clock प्लांट, मिराबिलिस जलापा। और दूसरा कौन सा था, डॉग फ्लावर, स्नैप ड्रैगन, या आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है एंटीरियम स्पीसीज। और यहाँ पर मैं आपको स्पेसिफिक स्पीसीज बताता हूँ, मेजस। तो एंटीरियम मेजस या स्नैप ड्रैगन या डॉग फ्लावर, और दूसरा प्लांट है मिराबिलिस जलापा या 4 o'clock प्लांट। इन प्लांट्स में उन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस को फॉलो करवाया, डिस्कवर किया। तो देखिए कैसे डिस्कवर किया, तो इन्होंने क्या लिया, फ्लावर कलर लिया। क्या लिया, फ्लावर कलर। और इस प्लांट में फ्लावर में 2 कलर मिलते हैं, एक रेड और एक वाइट। और अगर हम मेंडल्स के लॉ को फॉलो करते चलें तो हमको देख के समझ में आ रहा होगा कि रेड एक डोमिनेंट कैरेक्टर और व्हाइट एक रिसेसिव कैरेक्टर है। क्लियर, तो यहाँ पर द रेड कलर इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल आर एंड द व्हाइट कलर इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल आर। क्लियर, तो कैपिटल आर एंड द स्मॉल आर, दिस इज द कैरेक्टर्स। क्लियर, तो अब उन्होंने क्या किया, एक वैसे ही सेम क्रॉस जो मेंडल ने किया था वैसे ही इन्होंने क्रॉस कराया कि यहाँ पर रेड कलर का क्रॉस इन्होंने किससे कराया, व्हाइट फ्लावर
कवर से कराया। और मैंने आपको बताया था व्हेन द बड़ी में प्रेजेंट टुगेदर सिंगल बड़ी मियां विल कम एंड व्हेन द छोटे में प्रेजेंट टुगेदर सिंगल छोटे में विल कम। क्लियर? कैपिटल आर स्मॉल आर क्या बन गया बेटा? गैमीट्स। अब क्या होगा? फ्यूजन। तो देखिए F1 जनरेशन आता है कैपिटल आर स्मॉल आर। क्लियर? ये F1 जनरेशन आ गया कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो कर रहा होता तो कौन सा कैरेक्टर आता बेटा? रेड आता। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि द डोमिनेंट कैरेक्टर कम्स इन द F1 जनरेशन। तो यहां पर भी ये लोग सोच के बैठे होंगे कि रेड कलर आएगा, लेकिन बेटा कलर कौन सा आया? पिंक। और याद रखिए अगर आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट और ऑब्जर्व रिजल्ट सेम नहीं है तो एक्सपेरिमेंट करने की परमिशन आगे और मिल जाती है। आपके अंदर एक और क्यूरियोसिटी आ जाती है कि ऐसा कैसे हो गया। तो याद रखिए अब जब उनका रिजल्ट क्या आया बेटा? पिंक आया। तो अब उन्होंने क्या कराया? सेल्फिंग कराई। क्या कराई बेटा? सेल्फिंग। सेल्फिंग मतलब वही सेल्फ पॉलिनेशन, उसी प्लांट के पोलन ग्रेन का क्रॉस उसी प्लांट की स्टिग्मा और ओवम या एग सेल्स के साथ। क्लियर? तो सेल्फिंग कराने पर देखिए वही पिंक कलर दोनों ही मौजूद हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस विद कैपिटल आर स्मॉल आर। क्लियर? नाउ द कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस विद द कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसके बाद में क्या होगा कि ये दोनों व्हेन द बड़े मियां छोटे मियां प्रेजेंट टुगेदर बोथ आर सेपरेटेड। तो कैपिटल आर अलग चला गया, स्मॉल आर अलग चला गया। ऐसे ही कैपिटल आर अलग चला गया और स्मॉल आर अलग चला गया। अब हम क्या करेंगे बेटा? फ्यूजन कराएंगे। देखिए एक तरफ कैरेक्टर हमने एक तरफ लिख लिए, एक तरफ के कैरेक्टर एक तरफ लिख लिए। अब क्या होगा बेटा कि कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। मेंडल के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था? 3:1 का रेशियो आना चाहिए था फिनोटाइपिक। लेकिन यहां देखेंगे, देखिए ये कैसा आता है? रेड। ये कैसा आता है? पिंक। ये कैसा आता है? पिंक। और ये कैसा आता है बेटा? व्हाइट। तो अगर हम जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो दोनों देखें तो यहां पर दोनों ही सेम आते हैं 1:2:1। क्यों? क्योंकि देखिए ये 1 क्या आएगा? रेड। ये क्या आएगा? पिंक। एंड ये क्या आएगा? व्हाइट। तो याद रखिए यहां पर मेंडल्स का जो रेशियो आ रहा था वो यहां पर क्या कर जाता है बेटा? डिफर कर जाता है। जीनोटिपिक रेशियो तो सेम है लेकिन फिनोटिपिक रेशियो अलग अलग आ रहा है। तो याद रखिएगा मेंडेलियन जेनेटिक्स में फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो हमेशा डिफरेंट आता है, लेकिन नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो हमेशा कैसा आएगा बेटा? सेम आएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां पर आपको ये एक एग्जांपल समझ में आया। इसके बाद में हम एक और एग्जांपल इसमें पढ़ने वाले हैं जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। क्लियर? तो देखिए बेटा अब हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस का नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं और एग्जांपल क्या है? फेदर कलर ऑफ एंडुलेशन फाउल। क्लियर? एक चिकन है, ठीक है ना? तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है? फीदर कलर प्रेजेंट होता है। और याद रखिएगा इसमें 2 फीदर कलर प्रेजेंट होते हैं बेटा। कितने प्रेजेंट होते हैं? 2 टाइप के फीदर कलर प्रेजेंट होते हैं नॉर्मली। एक तो प्रेजेंट होता है बेटा ब्लैक और एक प्रेजेंट होता है व्हाइट। तो अगर हम इसका क्रॉस कराएं तो याद रखिएगा कैपिटल भी प्रेजेंट है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? कैपिटल बी। और यहाँ क्या जाएगा बेटा? स्मॉल बी। ये क्या बन जाएंगे? गैमीट्स। और ये आपको पता है कि व्हेन द बड़ी मियां प्रेजेंट टुगेदर सिंगल बड़ी मियां विल कम, व्हेन द छोटे मियां प्रेजेंट टुगेदर सिंगल छोटे मियां विल कम। और उसके बाद में हम क्या करा देंगे बेटा? फ्यूजन। और ये क्या आ जाएगी? F1 जनरेशन। अगर ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को बेटा फॉलो कर रहा होता तो ये कलर कैसा आता? ब्लैक आता। लेकिन ये कलर ब्लैक ना आकर बेटा कौन सा आता है? ब्लू आता है। कौन सा आता है? ब्लू। याद रखिएगा। तो इट इज टुवर्ड्स द डोमिनेंस but not the completely dominant. Clear? That's why this is the example of incomplete dominance. Clear? अब इसके बाद में अगर हम इसकी सेल्फिंग कराते हैं बेटा, क्या कराते हैं इसकी? हम अगर सेल्फिंग कराते हैं, याद रखिएगा सेल्फिंग का मान आपको बताया था कैपिटल बी स्मॉल बी का क्रॉस बेटा किससे करा दें? कैपिटल बी स्मॉल बी से करा दें। तो मैंने आपको बताया था कि व्हेन द बड़े मियां छोटे मियां प्रेजेंट टुगेदर बोथ आर सेपरेटेड। व्हेन द बड़े मियां छोटे मियां प्रेजेंट टुगेदर बोथ आर सेपरेटेड। क्लियर? अब अगर ये बन जाते हैं बेटा क्या बन जाते हैं? गैमीट्स। क्या बन जाते हैं? गैमीट्स। तो अब अगर हम यहाँ फ्यूजन करा दें तो वही पुनेट स्क्वायर लॉ या जिसे हम चेकर बोर्ड कहते हैं उसके
द्वारा F2 जनरेशन क्रिएट करेंगे। क्लियर? तो वो हमने फ्रंट स्क्वायर बना लिया है और एक तरफ हम लिख देंगे एक पेरेंट की गैमेट, दूसरी तरफ लिख लेंगे दूसरे पेरेंट की गैमेट। क्लियर? अब कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, तो बेटा क्या आया? कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी। अगर ये आता है तो देखिए ये क्या आ गया? ब्लैक। ये क्या आया? ब्लू। ये क्या आया? ब्लू। और ये क्या आया बेटा? व्हाइट। तो अगर जिस तरीके से हमने डॉग फ्लावर या हमने मिराबिलिस फ्लावर कलर का रेशियो देखा था, यहां भी अगर आप देखें तो बेटा जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो की बात करें, अगर हम यहां जीनोटिपिक या फिनोटिपिक रेशियो की बात करें, अगर यहां जीनोटिपिक या फिनोटिपिक रेशियो की बात करें बेटा, तो रेशियो आता है 1:2:1। क्लियर? तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्लियर? यहां पर मैं आपको एक एग्जाम्पल और बताता हूं जो ह्यूमंस में होता है। क्लियर? और वो ह्यूमंस में क्या है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस ह्यूमन में किस कैरेक्टर में शो होता है? तो याद रखिएगा बेटा, इन ह्यूमन हेयर स्ट्रक्चर शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। याद रखना। तो याद रखिएगा बेटा, हेयर स्ट्रक्चर में भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है। किस तरीके से? देखिए नॉर्मल हेयर एक प्रेजेंट होते हैं बेटा स्ट्रेट, और एक प्रेजेंट होते हैं बेटा कर्ली हेयर। आपने देखा होगा एक नॉर्मल टाइप के हेयर प्रेजेंट होते हैं स्ट्रेट। नॉर्मली अब तो जो लड़कियां देखी होंगी आपने, वो स्ट्रेट कराने चली जाती हैं बालों को, ठीक है ना? तो नॉर्मली जिनमें पैदाइशी स्ट्रेट है तो वो कौन से प्रेजेंट होते हैं? स्ट्रेट। और आपने देखा होगा कर्ली हेयर्स प्रेजेंट होते हैं कुछ नूडल्स जैसे, तो वो कौन से हैं? कर्ली हेयर्स प्रेजेंट है। और अगर इन दोनों का क्रॉस कराया जाए तो बेटा स्ट्रक्चर कैसा आता है? वेवी हेयर आता है। कैसा आता है? वेवी, जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला है, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ह्यूमंस में भी एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है स्ट्रेट हेयर क्रॉस विद द कर्ली हेयर, सब क्या प्रेजेंट होता है? वेवी हेयर प्रेजेंट होता है। याद रखिएगा। तो ये हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जांपल पढ़ चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस फिनोमेना क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं। क्लियर? अब हम पढ़ने वाले हैं कोडोमिनेंस। कौन सा पढ़ने वाले हैं बेटा? हम कोडोमिनेंस पढ़ने वाले हैं। क्लियर? वो भी एक लॉ ऑफ डोमिनेंस का क्रिटिसिज्म है। क्लियर? तो अब हम देखते हैं कोडोमिनेंस क्या कहता है। देखिए बेटा, अब हम समझते हैं कोडोमिनेंस। नाम से समझ में आ रहा है को लग रहा है। को का मतलब क्या होता है? कोऑपरेशन। क्लियर? कोवर्कर्स, जो साथ में काम कर रहे हो, जिस पर ज्यादा किसी का इन्फ्लुएंस ना हो ना पूरा इन्फ्लुएंस हो। क्योंकि अगर मेंडल्स की जेनेटिक्स की बात करें बेटा, तो हमने पढ़ा था कंप्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है कि अगर डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर साथ में आ रहे हैं बेटा, तो याद रखिएगा कि डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है, रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं करता। और अभी हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पढ़ा और उसमें हमने देखा कि जो F1 कैरेक्टर्स आ रहा था बेटा, वो टुवर्ड्स डोमिनेंट था, कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं था, लेकिन डोमिनेंट कैरेक्टर का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस था, क्योंकि रेड इज टू पिंक इज टुवर्ड्स रेड। क्लियर ना? ये हमने देखा था। लेकिन कोडोमिनेंस एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा फिनोमेना है, नाइदर डोमिनेंट और नो रिसेसिव। याद रखिए, कोडोमिनेंस में ना ही कोई डोमिनेंट होता है ना ही कोई रिसेसिव होता। F1 जनरेशन का जो कैरेक्टर आता है बेटा, ना ही वो डोमिनेंट की तरफ आता है ना ही वो रिसेसिव की तरफ आता है। दोनों ही कैरेक्टर अपने आप को साइमल्टेनियसली एक्सप्रेस करते हैं। कैसे एक्सप्रेस करते हैं बेटा? साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है बेटा? कि अगर एक कैरेक्टर आ रहा है तो दूसरा कैरेक्टर भी उतनी ही इन्फ्लुएंस, उतने ही परसेंटेज के साथ में आएगा। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस कॉल्ड कोडोमिनेंस। क्लियर? क्योंकि बहुत सारे बच्चे इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस को क्या कर देते हैं, थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ समझने की बात यह है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में
डोमिनेंस है लेकिन कंप्लीट नहीं है। लेकिन को डोमिनेंस में कोई भी डोमिनेंस नहीं है। को का मतलब हो गया अगर डोमिनेंस 50% है तो जो रिसेसिव कैरेक्टर है बेटा वो भी 50% आ रहा है। तो नाइदर डोमिनेंट एंड नॉर रिसेसिव, वही हम यहाँ कह रहे हैं को डोमिनेंस में कि इन दिस फिनोमेना F1 कैरेक्टर इज नाइदर डोमिनेंट नॉर रिसेसिव। ये कैरेक्टर एक्सप्रेस, दिस कैरेक्टर एक्सप्रेस बोथ दी कैरेक्टर्स। बोथ दी कैरेक्टर्स का मतलब हो गया बेटा यहां पर दोनों ही कैरेक्टर्स, अगर हम वैसे तो इसमें ना ही कोई डोमिनेंट बचा ना ही कोई रिसेसिव बचा, लेकिन मेंडेलियन जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स दोनों ही कैरेक्टर्स साइमल्टेनियसली क्या हो रहे हैं बेटा, एक्सप्रेस हो रहे हैं। अगर अब हम यहाँ एग्जाम्पल पढ़ते हैं, अगर हम यहाँ एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो देखिए बेटा एग्जाम्पल है रोन कलर, रोन कलर इन केटल्स। जो स्किन कलर प्रेजेंट होता है वो होता है रोन कलर इन केटल्स। अब अगर केटल्स में नॉर्मली जिस तरीके से अगर हम काऊ की बात करें तो देखिए उसमें क्या प्रेजेंट होता है, अगर हम देखें तो दो कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, एक रेड कैरेक्टर प्रेजेंट होता है और एक व्हाइट कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। रेड में होता है कैपिटल आर, व्हाइट में होता है स्मॉल आर। अगर इन दोनों का क्रॉस कराएं तो कैपिटल आर और स्मॉल आर गैमीट्स बन चुके हैं। इन दोनों को फ्यूज कराइए तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, F1 जनरेशन। अगर कंप्लीट डोमिनेंस मेंडल्स के लॉ को अगर ये फॉलो कर रहा होता बेटा तो ये रेड आता। अगर ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को फॉलो कर रहा होता तो एक हमने फ्लावर कलर में ही कराया था तो बेटा इसको पिंक आना चाहिए था, लेकिन इसमें ना ही ये रेड आता है और ना ही ये बेटा पिंक आता है। ये कलर कैसा आता है, रोन कलर आता है। रोन कलर का मतलब होता है बेटा कि व्हाइट बैकग्राउंड पर रेड स्पॉट्स आपने देखी होगी, गाय अमूल वाली गाय आपने देखी होगी, तो वो जो है वो रोन गाय है, क्लियर, रोन काव है। तो वहां पर जो स्किन कलर है वो व्हाइट होता है, उस पर स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं। तो रिसेसिव कैरेक्टर और डोमिनेंट कैरेक्टर दोनों ही एक साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो याद रखिए F1 जनरेशन में कौन सा आता है, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब अगर हम यहाँ पर इसकी सेल्फिंग कराएं बेटा तो कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर से कराएं। मैंने आपको बताया था बड़े मियाँ छोटे मियाँ प्रेजेंट टुगेदर बोथ आर सेपरेटेड, क्लियर। अब इसके बाद में कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, वही कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, ये आ जाता है कैरेक्टर्स। तो बेटा इसमें ये क्या आता है, रेड, रोन, रोन और वाइट। तो अगर यहां पर हम फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो देखें बेटा, तो यहां पर अगर हम फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो देखें तो रेशियो क्या था, 1:2:1, क्लियर। जैसा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी हमने देखा था कि रेशियो यही आ रहा था, और हमने क्या पढ़ा था कि फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो सेम आता है। यहां भी कोडोमिनेंस में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम आ रहा है, लेकिन मेंडेलियन जेनेटिक्स में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम नहीं आता था। वही बात मैंने आपसे कही है बेटा कि फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो मेंडेलियन जेनेटिक्स में सेम नहीं आएगा, लेकिन नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स में सेम आता है। इतनी बात समझ में आई। अब एक और एग्जांपल पढ़ते हैं जो कोडोमिनेंट शो करता है, और वो है आपका एमएन ब्लड ग्रुप। याद रखिए आज हम एबीओ ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं बेटा, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ते हैं। लेकिन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम 1884 में आया था, उससे पहले
आप याद रखिए एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम चलता था। कौन सा चलता था बेटा? एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम। और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या था कि यहाँ पर दो तरीके के ब्लड पाए जाते थे, ब्लड ग्रुप्स पाए जाते थे। एक पाया जाता था एम ब्लड ग्रुप और एक पाया जाता है एन ब्लड ग्रुप। क्लियर? तो याद रखिए जो एम ब्लड ग्रुप वाला था वो क्या कहलाता था? एम एम, और जो एन ब्लड ग्रुप वाला था वो क्या कहलाता था बेटा? एन एन। क्लियर? अगर इन दोनों का क्रॉस कराएं तो गैमीट्स में एम और गैमीट्स में एन, यहां पर जब ये फ्यूजन होगा तो बेटा क्या बनता है? एम एन। F1 जनरेशन में ये जो ब्लड ग्रुप आया ना ही एम एक्सप्रेस करेगा ना ही एन एक्सप्रेस करेगा, दोनों ही एक्सप्रेस करेंगे बेटा साइमल्टेनियसली। तो एम एन ब्लड ग्रुप आता है। कौन सा आता है? एम एन। और याद रखिएगा यहां भी अगर फिर सेल्फिंग होगी तो सेम इस तरीके से होगी, जो आपको पता है कि इसका भी रेशियो क्या आएगा? 1:2 2:1 आएगा। तो कोडोमिनेंस में हमने समझा कि नाइदर डोमिनेंट नॉर रिसेसिव, नाइदर इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी कैरेक्टर, दोनों ही कैरेक्टर साइमल्टेनियसली बेटा एक्सप्रेस करेंगे। और उसका एग्जांपल हमने पढ़ा है यहाँ पर, कौन सा? रोन कलर इन कैटल, जिसमें हमने देखा कि रेड और व्हाइट प्रेजेंट होते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर आता है, रोन कलर आएगा F1 जनरेशन में। और याद रखिए बेटा कि जब इस दोनों की हम सेल्फिंग करा देंगे तो आर आर कैपिटल आर स्मॉल आर वही रेशियो 1:2 सेम अकर विद द एम एन ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। याद रखिएगा ह्यूमंस में ही है, इन ह्यूमन। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द कोडोमिनेंस। तो हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा और कोडोमिनेंस पढ़ा। क्लियर? ओके।